Assalamu alaikum. Now we are starting dermatology, which is basically a huge topic with many subtopics. So हम इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं आपको ये मेन करवाऊंगी फ्रॉम इरफान मसूद, और फिर हम लोग जो है साथ इसके कुछ सिनेरियोज देख लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो रिवाइज कर लेंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. इसमें यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं कि आपने सबसे अच्छे से गाउट, सेप्टिक आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस को अच्छे से करना है. और सेकंड प्रायोरिटी पर ये वाले टॉपिक्स हैं. बाकी सारे टॉपिक्स आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है. सो क्योंकि अभी आप थर्ड ईयर में है और अभी इसका जो है वो इतना वो है नहीं, मेजर पोर्शन नहीं है, बट जो है वो भी इंपॉर्टेंट ही है. तो कोशिश करिए कि जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं इनको बहुत अच्छे से करें. बाकी आप जो है वो सिर्फ फॉर द रीड फॉर कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं. अच्छा, ठीक है. रूमेटोलॉजी में बेसिकली किसी को ना इसकी डेफिनेशन कभी समझ नहीं आती, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस, कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. तो इन तीनों की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ मेडिसिन में होती है उसको रूमेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दिए हुए आपके पास टॉपिक्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस, ठीक है. और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज में भी आता है. उसके बाद यहाँ पर कुछ डेफिनेशन जो यहाँ पर साइड इन्फो दी होगी, मैं वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी. मोनो आर्थराइटिस होता है ऐसी इन्फ्लेमेशन जिसमें एक जॉइंट इन्वॉल्व हो. ओलिगो आर्थराइटिस जिसमें 2 से 4 इन्वॉल्व हो. पोली आर्थराइटिस होता है जिसमें 5 या उससे ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है. सो ऑस्टियो आर्थराइटिस से स्टार्ट करते हैं. ऑस्टियो आर्थराइटिस, आर्थराई का वर्ड यूज़ होता है जॉइंट के लिए, और ऑस्टियो का मतलब होता है बोन. ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी बोन के उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन या वो वाली बोन्स में इन्फ्लेमेशन जो जॉइंट्स में इन्वॉल्व है, ठीक है. इट ऑल्सो नोन एज डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज. इट इज फॉर बाय द मोस्ट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस डिफाइंड एज क्रोनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव इरोजन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है. इस डिजीज़ में बेसिकली जो आपके जॉइंट्स में बोन्स के अराउंड जो कार्टिलेज होता है ना, वो कार्टिलेज की इरोजन हो रही होती है, ठीक है. और इसको मिसनोमर है, इट इज़ नॉट एक्चुअली इन्फ्लेमेशन बट इरोजन हो रही होती है, बट हम इसको इन्फ्लेमेशन के अंदर ही लेते हैं, ठीक है. रिस्क फैक्टर्स में जब भी आप मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं उनको हम जो है वो डिफरेंट बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं. लाइक उसके अंदर आपके पास एज आती है, जेंडर आती है, जो मॉडिफाई नहीं हो सकती. नॉन मॉडिफाइबल में ये आ गए. मॉडिफाइबल में होते हैं जैसे आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट है, स्मोकिंग, अल्कोहल, इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं. ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं. यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स लिखी हैं, प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस. प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस इट्स रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड योर एजिंग, जेनेटिक फैक्टर्स और मैकेनिकल स्ट्रेस. और सेकेंडरी में डायबिटीज़, ऊक्रोनोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस और मार्क्ड ओबेसिटी. अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है. हम क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं जो कि आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेगा. वुमेन अफेक्टेड मोर देन मैन, ठीक है. वेट बेयरिंग जॉइंट्स प्रिंसिपल जॉइंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं. एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ जॉइंट्स होती है. ये तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है. कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स होते हैं मोस्टली नीज, हिप्स, स्पाइन, हैंड, जहाँ पर वेट आ रहा होता है. एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है यानी एक साइड के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. मोनो आर्टिकुलर या ओलिग आर्टिकुलर होती है. ये पोली आर्टिकुलर डिजीज नहीं है. लार्जर जॉइंट्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, ठीक है. और मॉर्निंग स्टिफनेस होती है लेस देन 15 मिनट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डायग्नोसिस में, बिकॉज यू विल स्टडी लेटर के रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, बट वो 1 आवर की होती है. यानी जब आप सुबह सोकर उठते हैं ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर बेसिकली 15 मिनट में शुरू में काम नहीं होता, और आपके जॉइंट्स जो हैं जो अफेक्टेड होते हैं उनके ऊपर उनसे वर्क नहीं कर रहा होता, वेट नहीं बेयर कर रहा होता, तो उसको कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस. और ये होती है लेस देन 15 मिनट्स. 15-20 मिनट के बाद वो ठीक हो जाएगी, बट आधे में वो लंबी होती है. उसके अलावा इसमें जॉइंट पेन है, एग्रेवेटेड विद मूवमेंट, रिलीव्ड बाय रेस्ट. ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं. सिनेरियो के अंदर आपको यही दिए गए होंगे. उसके बाद जी साइंस हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, पैल्पेबल कोर्स क्रेपिटेशंस, मसल वीकनेस, वेस्टिंग. उसके बाद है जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस. नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि आपके हैंड जॉइंट्स को बेसिकली इन्वॉल्व करता है. ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ ग्रेटर देन 1 हैंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, ठीक है. और जो स्पाइन ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन, ठीक है. बस ये इसमें याद रख लें. और जो जनरलाइज्ड वाला है उसके अंदर हेबर्डन्स नोड बन जाते हैं, बॉशर्स नोड बन जाते हैं आपकी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर. ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है. अब आगे हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज़ हैं जो डिस्टल को इन्वॉल्व करी होती हैं, ठीक है. और इसके अंदर जो डिफॉर्मिटीज़ हैं उसमें हेबर्डन्स नोड है और बॉशर्स नोड है. हेबर्डन्स नोड क्या होता है? प्रोमिनेंट ऑस्टियोफाइट्स एट डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स, यानी कि आपकी बोन के ऊपर एक्स्ट्रा स्वेलिंग काइंड ऑफ अ थिंग बन जाती है, प्रोट्रूजन्स बन जाती हैं, बोन के अलग से टुकड़े बन जाते हैं
तो डिस्टल फेलेंजियल पर बने तो उसको हम हेबर्डन्स नोड कहते हैं, प्रॉक्सिमल पर बने तो उसको हम बॉशर्ट्स नोड कहते हैं। दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरलाइज्ड नोडल ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, स्पाइन के ऊपर जो है ये सर्वाइकल और लंबर स्पाइन को इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद नी और हिप के भी होते हैं, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस और हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, और उसके बाद जी हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस को उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टिगेशंस इन सारे डिजीज़ में स्टार्ट्स फ्रॉम सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट एब्सेंट होती है, रूमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट होता है, एक्सरे ऑफ अफेक्टेड जॉइंट में ऑस्टियोफाइट्स नजर आएंगे, बोन सिस्ट मिलेगी, एसिमेट्रिकल जॉइंट स्पेस नैरोइंग होगी, नो एंकाइलोसिस। ठीक है, यानी कि जब आप एक्सरे देखेंगे, जॉइंट को देखेंगे तो जॉइंट की स्पेस जो होती है वो यूजुअल स्पेस से नैरो हुई होगी। ठीक है, और आपको बॉशर्स और हिबर्डन्स नोड भी नज़र आ सकते हैं एक्सरे के ऊपर। और डिफरेंट ये ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई इसके अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एब्सेंट है। रूमेटॉइड फैक्टर इज बेसिकली इट इज अ फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन मेनी डिजीजेज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स, बस इस डिजीज के अंदर रूमेटॉइड फैक्टर एब्सेंट होता है। तो ये आपको ये भी डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वेट लॉस, एक्सरसाइज और पेशेंट एजुकेशन है। और फार्माकोलॉजिकल में एसिटामिनोफेन, बिकॉज पेन इसका सबसे बड़ा मसला होता है तो पेन किलर होते हैं। ठीक है, इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉइड्स होते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर हाइयालुरोनिक इंजेक्शन होता है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है अगर जॉइंट जो है वो इतनी सीवियर डिजीज हो गई है। सो नाउ वी विल स्टडी रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल रूमेटोलॉजी. It is an autoimmune disease basically. So let's start. It is the most common inflammatory arthritis. It is chronic symmetric. It is symmetric. Osteoarthritis was asymmetric. Debilitating and destructive inflammatory polyarthritis. दूसरा डिफरेंस, अभी तक हमने इसके 3 डिफरेंस पढ़ लिए. फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही थी, जस्ट इरोजन हो रही थी, वो भी कार्टिलेज की जो जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है अराउंड द बोन्स. और वो क्रोनिक भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है, बट दिस इज क्रोनिक. What that was asymmetric, but this is symmetric, and that was mono or oligarthritis, but this is polyarthritis. It is an autoimmune disease in which unknown antigens principally attack the joints of susceptible host. तो ये भी जॉइंट की ही डिजीज है. पैथोजेनेसिस क्या है? बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व एसोसिएटेड विद HLA-DR4. ये MCQ में आ सकता है. ये HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो MHC प्रोटीन्स होती है ना, उनका दूसरा नाम होता है HLA प्रोटीन्स. उनमें से जो DR4 प्रोटीन है उसके साथ एसोसिएटेड है. बेसिकली CD4 टी सेल्स का इसमें रोल है. ये भी MCQ है. CD4 टी सेल्स अननोइंगली आपके बी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, क्योंकि बी सेल्स फिर प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी स्टिमुलेशन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, इंक्लूडिंग रूमेटॉइड फैक्टर विच इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एंटीबॉडी. RF इज एन IgM ऑटो एंटीबॉडी. ये भी क्वेश्चन है, MCQ है. RF फैक्टर क्या है? बड़े लोगों को समझ ही नहीं आता है, उनको लगता है शायद ये कोई बस रैंडम सी प्रोटीन है, प्लाज्मा में मौजूद होती है, बट दिस इज एन ऑटो एंटीबॉडी IgM क्लास की, दैट हैज स्पेसिफिसिटी फॉर FC पोर्शन ऑफ IgG. ठीक है, ये आपके IgG एंटीबॉडी के FC पोर्शन के अगेंस्ट IgM एंटीबॉडी है. सो बेसिकली इट इज एंटीबॉडी अगेंस्ट एन एंटीबॉडी. CD4 टी सेल्स आपके बी सेल्स को स्टिमुलेट किया, उससे RF फैक्टर प्रोड्यूस हुआ. आपके मैक्रोफेजेस को जब वो स्टिमुलेट करेंगे तो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस होंगे जो इन्फ्लेमेशन वहाँ पर बेसिकली कॉज करते हैं. नेट इफेक्ट क्या होता है कि RF कंबाइंस विद IgG, जो FC पोर्शन ऑफ IgG होता है उसके साथ कंबाइन करता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम है न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट करके उनको एक्टिवेट करना. वो जब एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट साइटोकाइन दैट आर बीइंग सीक्रेटेड बाय द मैक्रोफेजेस व्हिच आर एक्टिवेटेड बाय दो CD4 टी सेल्स एज वेल, उनको मिला के पूरा इन्फ्लेमेटरी कैस्केड शुरू हो जाता है, रिजल्टिंग इन साइनोवाइटिस एंड इवेंचुअली पैनस फॉर्मेशन. पैनस भी MCQ आता है, कौन सी डिजीज में बनता है? तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बनता है. It is granulation tissue formed within synovial tissue, joints के अंदर. It is formed by fibroblasts and inflammatory cells. It releases cytokines which destroy the articular cartilage. It results in ankylosis. Ankylosis होता है joint की fusion हो जाती है by the help of scar tissue, जो fibrosis होते हैं, collagen fibers की deposition होती है और वहाँ पे joint पे बिल्कुल fusion हो जाती है. So this is pannus. ये इसकी सारी होगी. पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? अच्छा, हम हर डिजीज़ को इतना डिटेल में नहीं करेंगे. ऑस्टियोआर्थराइटिस भी इंपॉर्टेंट थी, RA भी इंपॉर्टेंट है, SLE हम लोग करेंगे यहाँ से, और जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ एक दो रह जाती हैं वो करेंगे. सारी डिजीज़ हम लोग बुक से नहीं करेंगे बिकॉज दैट वुड बी टू लॉन्ग और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा. क्लिनिकल फीचर्स के क्या है? वही सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, पोलीआर्टिकुलर है, स्मॉल जॉइंट्स आर अफेक्टेड. आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में लार्ज जॉइंट अफेक्ट हो रहे थे, यहाँ पर स्मॉल जॉइंट्स अफेक्ट हो रहे हैं. मॉर्निंग स्टिफनेस इंप्रूव्स विद एक्टिविटी. यहाँ पर भी मॉर्निंग स्टिफनेस होती है बट ग्रेटर देन 1 आवर की होती है. कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द डिजीजेस. उसके बाद जी आपके यहाँ पर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया RA का बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें देयर इज़ अ
स्कोरिंग हम करते हैं, डायग्नोसिस मेड जब मोर देन और इक्वल टू 4 फीचर्स आर प्रेजेंट अमंग दीज 8, ये 8 फीचर्स हैं, इनको याद करना है। इनमें से अगर 4 या उससे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो हम लेबल कर देंगे इस पेशेंट को RA है, ठीक है। जिसमें से क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस है ग्रेटर देन 1 आवर की, ठीक है। आर्थराइटिस है ग्रेटर देन 3 जॉइंट्स की, आर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस, रोमेटॉइड नोड्यूल्स बनते हैं आपके हैंड के ऊपर ना, रोमेटॉइड नोड्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं। उसके अलावा रोमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिविटी, रेडियोलॉजिकल चेंजेस, ये आपने इस तरह से यहाँ पर ये देखें लेबलिंग की हुई है 3 R's एंड 3 A's, ठीक है। A's में क्या है, आर्थराइटिस ऑफ हैंड जॉइंट्स, आर्थराइटिस ग्रेटर देन 3 जॉइंट्स, सिमेट्रिकल आर्थराइटिस, और 3 R's में ये चीज़ें हैं। और ड्यूरेशन ग्रेटर देन 6 वीक्स का अगर हो तो वो भी एक स्कोर मिलता है उसको, ठीक है। उसके बाद है जी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू यूरोपियन लीग अगेंस्ट रूमेटिज्म, अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी। इसमें फिर डिफरेंट 4 क्लासेस में हमने डिवाइड किया है, जॉइंट्स अफेक्टेड, सीरोलॉजी, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स, जिसमें से हम अगर नॉर्मल चीज़ है या एक जॉइंट अफेक्ट है तो 0 स्कोर है, और उसके अकॉर्डिंग फिर स्कोर बढ़ता जाएगा, कलर स्कोर बढ़ता जाएगा। अगर 4 से 10 स्मॉल जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो 5 स्कोर देंगे। ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स की बेस पर लेस देन 6 वीक्स है तो 1 स्कोर मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर देन 6 वीक्स, आई थिंक ग्रेटर देन 6 वीक होगा तो 1 होगा, लेस देन 6 वीक्स पे 0 होगा, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। और नेगेटिव RF एंड CCP 0 स्कोर, लो प्लस RF और CCP, लो RF और CCP अगर आपकी प्रेजेंट है तो 2 स्कोर होगा, हाई RF और CCP प्रेजेंट है तो 3 स्कोर होगा, ठीक है। ये दोनों डायग्नोसिस याद करें, दोनों ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। RA के तो दोनों याद करने हैं। साइंस क्या है, अच्छा इसमें डिफॉर्मिटीज़ कौन कौन सी प्रेजेंट है, फीचर्स हमने पहले पढ़ लिए। जैसे हमने ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ा ना, बोशर्स नोड और हर्बर्डन्स नोड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी कुछ डिफॉर्मिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट एंड अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स, इफ यू कैन सी ये हैंड्स जो हैं वो रेडियली डेविएटेड हैं टुवर्ड्स लैटरली, और फिंगर्स जो हैं वो मीडियली आपकी डेविएटेड होती हैं, तो अल्नर डेविएशन ऑफ फिंगर्स एंड रेडियल डेविएशन ऑफ रिस्ट प्रेजेंट होता है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है। पोस्ट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर हाइपर एक्सटेंशन और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट पर फ्लेक्शन, ठीक है। फिंगर्स की अगर मैं आपको बताऊं इसको ड्रॉ करके, दिस इज़ योर फिंगर और ये इसका प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल फिलिंग्स है, तो इसमें कुछ इस तरह की होती है, इस तरह से प्रॉक्सिमल जॉइंट पे फ्लेक्शन होती है और प्रॉक्सिमल पे एक्सटेंशन होती है, डिस्टल पे फ्लेक्शन हो जाती है, इसको हम कहते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। बॉटम ईयर डिफॉर्मिटी प्रेजेंट होती है, उसमें ऑपोजिट होता है, जो स्वान नेक डिफॉर्मिटी होता है उसका ऑपोजिट होता है। उसके बाद कॉकअप टो डिफॉर्मिटी होती है, डॉर्सल सबलक्सेशन ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ये भी फुट में होती है। सर्वाइकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है सम पेशेंट्स के अंदर, और इसके अंदर ऑलवेज परफॉर्म सर्वाइकल स्पाइन इमेजिंग बिफोर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन इन पेशेंट्स विद RA, तो ऐसा ना हो आप उनको एंडोट्रेकियल इंटुबेट करें और आप उनका स्पाइन डिसलोकेशन कर दें मजीद, ठीक है। लैब फाइंडिंग्स में CBC एनीमिया मिलेगा, ESR CRP रेज्ड होंगे विच आर इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, ठीक है। पॉजिटिव ANA, दैट्स इंपॉर्टेंट, वहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं थी, यहाँ पर रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव ANA होगा, ANA भी एंटीबॉडी है, ठीक है। इट इज़ पॉजिटिव इन 70% ऑफ पेशेंट्स, ये RF फैक्टर की बात हो रही है। देन वी हैव RF फैक्टर के बारे में बताया हुआ है, इट स्पेसिफिसिटी इज़ पुअर, क्योंकि ये और भी बहुत सी डिजीज़ में पॉजिटिव होता है। हाई टाटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। CCP एंटीबॉडी विच इज़ द डायग्नोस्टिक ऑफ RA, इसको हम करवाते हैं टू मेक द डेफिनेट डायग्नोसिस, ये सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पॉजिटिव होती है। इट सेंसिटिविटी इज सिमिलर टू RF बट हायर स्पेसिफिसिटी, ठीक है। इट कैन बिकम पॉजिटिव इवन बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिजीज़, इट इज़ एसोसिएटेड विद मोर सीवियर डिजीज प्रोग्रेशन ऑफ हैंड एंड रिस्ट। एक्सरे फाइंडिंग में आपको क्या क्या मिलेगा RA के अंदर, सिमेट्रिकल नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, बोन इरोजन्स और डिफॉर्मिटीज़, ठीक है। उसके बाद जी एक और यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि इतना पैरेंट नहीं है, इसको छोड़ दें, ठीक है। सो दैट वाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। उसके अलावा डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशंस, इसमें आपने क्या क्या करानी है, डायग्नोसिस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपने बेसलाइंस करानी है, उसके अलावा RF फैक्टर कराते हैं, एंटीबॉडी पैनल कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ठीक है। ESR CRP कराते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर CCP एंटीबॉडी कराते हैं, ठीक है। टू मॉनिटर डिजीज़ एक्टिविटी एंड ड्रग एफिकेसी और टू मॉनिटर डिजीज़ डैमेज, टू मॉनिटर ड्रग सेफ्टी, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन प्रेगनेंसी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पर है, हाँ इसकी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट इसकी होती है बेसिकली विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर लिखी होगी ट्रीटमेंट, अच्छा ट्रीटमेंट अभी हम आगे पढ़ते हैं। उसके अलावा इसकी कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, विच इज़ कार्डियक मैनिफेस्टेशंस, पल्मोनरी, न्यूरोलॉजिकल, रीनल, ऑक्यूलर और हेमाटोलॉजिकल, लिम्फैटिक और स्किन, दैट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। स्किन के ऊपर रूमेटॉइड नोड्यूल्स आर वेरी कॉमन, ये भी सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बनते हैं, सिनेरियो में आपको ये दिए हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम लोग आ जाते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में जी हमारे पास बेसिकली पेन के लिए एनसेड्स और
पेन किलर होती है, स्टेरॉइड्स होते हैं और डीमार्ड्स होते हैं। बेसिकली डीमार्ड्स आर डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड एजेंट्स। डीमार्ड्स स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। मीथोट्रेक्सेट इज द बेस्ट इनिशियल डीमार्ड स्टार्टेड अलॉन्ग विद स्टेरॉइड्स। डीमार्ड्स आर नॉट यूजफुल इन रिलीविंग पेन, टेक्स 1 to 3 months फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। पेन के लिए हम एनसेड्स देते हैं, ठीक है, बट इनका डिजीज प्रोग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टीरॉइड्स आर आल्सो यूज फॉर पेन रिलीफ व्हेन एनसेड्स आर नॉट हेल्पिंग, और स्टीरॉइड्स आपकी इन्फ्लेमेशन को भी थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में साइनोवेक्टमी, आर्थ्रोप्लास्टी, रिमूवल ऑफ मेटाटार्सल हेड इफ सबलक्सेशन ऑफ मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट प्रेजेंट है तो उसको फिर हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो दिस वाज योर आरए, ये हमारा हो गया जी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके बाद जी एंटी रोमेटिक ड्रग्स यहाँ पर मेंशन है, मीथोट्रेक्सेट, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये डीमार्ड्स मेंशन है बेसिकली, जो हम उसमें आरए में यूज़ कर रहे होते हैं, या अपने फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे या वहीं से कर सकते हैं। उसके बाद एंटी रोमेटिक ड्रग्स में बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं जो आपकी एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, और साइटोकाइंस के अगेंस्ट एक्ट करने वाले बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम थोड़ा सा सिनेरियोज देख लेते हैं विद पास्ट पेपर जो हमने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड। अच्छा जी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस लिखा हुआ है बिटवीन मोनोआर्थराइटिस एंड पॉलीआर्थराइटिस, मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। साथ अपने इसकी एग्जांपल जरूर याद कर लेनी है। मोनोआर्थराइटिस में क्रिस्टल आर्थराइटिस है, सेप्टिक आर्थराइटिस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, और ओलिगोआर्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है। जबकि पॉलीआर्थराइटिस में ओस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली ओलिगोआर्थराइटिस है, नॉट पॉलीआर्थराइटिस, बट इन्होंने चूंकि दो ही क्लासिफिकेशन की हुई है इस वजह से उसको उधर मेंशन किया हुआ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ पॉलीआर्थराइटिस, स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस, एसएलई और गाउटी आपकी इसकी एग्जांपल्स हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अब यहाँ पर डायग्नोस्टिक पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आपने याद रखना है। इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द डिजीजेज आर कॉमन इन मेल, बट ये थोड़ी जो फीमेल में कॉमन है ना उनको आपने याद रख लेना है। फीमेल में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज कॉमन। जॉइंट पेन स्पेशली इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, जिसको मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं। swellings of symmetrical swellings of small joints, proximal interphalangeal joints, nodules on extensor surface जिसको हमने rheumatoid nodules कहा था, ठीक है। एनीमिया, और एक्सरे में आपको जॉइंट स्पेस नैरोइंग, जॉइंट इफ्यूजन एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया नजर आएगा। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक कि ये आपके स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे हैंड्स के जॉइंट हैं, मोस्ट कॉमनली इसकी मैनिफेस्टेशन हैंड के जॉइंट्स पर ही होती है। अब हम एक सिनेरियो पढ़ते हैं। 25-year-old female has presented with painful swelling of both hands and fingers for the last 3 months. The pain is associated with stiffness on waking up in the morning, due to which she is unable to do her homework till midday. On examination, joints are swollen and tender with nodules in extensor tendons. So it is रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब क्राइटेरिया क्या है, आप जिससे इसको डायग्नोज करेंगे तो इसका हमने 2 क्राइटेरियाज पढ़े थे, एक ऊपर वाला था और एक नीचे अमेरिकन वाला था, ठीक है। तो यहाँ पर ये अमेरिकन वाला लिखा है, मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होता है, ठीक है। सो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद है जी, व्हाट आर 6 पैरामीटर्स यू विल मॉनिटर टू सी द ड्रग रिस्पॉन्स। कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखेंगे ताकि आपको पता चलेगा कि ड्रग्स आपकी वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही इन ट्रीटमेंट। उसमें आप पेन, टेंडरनेस, स्टिफनेस, स्वेलिंग, -28 स्कोर, ESR एंड CRP। सो दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू टू मॉनिटर द ड्रग रिस्पॉन्स। उसके बाद 25-year-old फीमेल प्रेजेंट्स विद पेनफुल स्वेलिंग ऑफ बोथ हैंड्स एंड फिंगर्स, तो इसका भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बाकी फीचर्स भी मेंशन है। फाइंडिंग्स आपको क्या क्या मिलेंगी, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, अल्नर डेविएशन, बटन होल डिफॉर्मिटी, जी डिफॉर्मिटी, बोशर्ट्स नोड, ठीक है। ये आपने पढ़े हैं, हमने पहले बुक से ये चीज़ें पढ़ ली हैं, इसलिए हम लोग जो है बुक से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बिकॉज मोस्ट चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, तो मैं चाहती हूँ कि रेपिटेशन ना हो, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस में सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकती है, अटलैंटोएक्सियल जॉइंट डिसलोकेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगला है कि फीमेल है, उसको सेम कंप्लेंट्स हैं और उसकी लैब्स नहीं है। तो कंप्लेंट्स मैंने आपको बताया, जब हैंड्स एंड फीट की इन्वॉल्वमेंट हो और क्रोनिक इन्वॉल्वमेंट हो, फीमेल पेशेंट हो, तो फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही होता है मोस्ट कॉमनली। कौन सी सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे आप, तो आप एंटीबॉडी कराएंगे, एंटी-CCP एंटीबॉडीज़, ठीक है। व्हाट आर द रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स और एक्सपेक्टेड ऑन एक्सरे, तो एक्सरे की फाइंडिंग्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगेन वही सिनेरियो है, मल्टीपल सिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग्स हैं, फीमेल पेशेंट है, मॉर्निंग स्टिफनेस है 1 to 2 आवर्स की। अगर मॉर्निंग स्टिफनेस 15 मिनट्स या आधे घंटे की हो तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है, ठीक है। प्रोबेबल डायग्नोसिस उन्होंने पूछा है, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होंगी वो पूछी हैं, और ट्रीटमेंट कैसे होगी, ठीक है। तो ट्रीटमेंट की यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, ये ट्रीटमेंट आप याद रख लें, ठीक है। वैसे तो ट्रीटमेंट में ड्रग्स के नाम तो आपको पता ही है, एक पूरी जो स्ट्रेटेजी है ट्रीटमेंट की वो यहाँ पर लिखी हुई है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में स्टेप 1 आप मीथोट्रेक्सेट और प्रेडनिसोलोन देंगे, ठीक है। स्टेप 2 पर अगर -28 स्कोर में ना बेसिकली वो जो हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं ना कि हम ट्रीटमेंट एफिकेसी देखने के लिए वो 4-5 पैरामीटर्स मेजर करते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को कंबाइन करके एक स्कोर बनता है जिसको हम -28 स्कोर कहते हैं। इफ़ इट इज़ लेस देन, ठीक है, अगर वो लेस देन 3.2 है तो आप मीथोट्रेक्सेट सिर्फ लोन को कंटिन्यू करोगे। अगर ग्रेटर देन 3.2 है तो मीथोट्रेक्सेट के साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन और
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और सल्फासेलाजीन को ऐड किया जाता है। ठीक है, स्टेप 3 है कि अगर अगेन 3.2 से कम है तो मीथोट्रिक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्लस सल्फासेलाजीन होगी। अगर स्कोर 3.2 और 5.1 के दरमियान है तो फिर आपने कोई और डीमार्ट्स चेंज कर देने हैं, और अगर 5.1 से ज़्यादा है तो फिर बायोलॉजिक्स ऐड करने हैं। इट इंडिकेट्स डिजीज़ सिवियरिटी, बेसिकली कि डिजीज़ की एक्टिविटी चेंज नहीं हो रही या वो बढ़ती जा रही है बिसाइड्स गिविंग यू मेडिकेशंस, तो आप उसको चेंज करेंगे या उसको मॉडिफाई करेंगे अपनी ट्रीटमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। A 60-year-old man with rheumatoid arthritis, what are the possible causes of his anemia? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है कि एनीमिया, मैंने आपको बताया था इसमें एनीमिया होता है, तो उसकी रीज़न क्या है? एक तो उस पेशेंट्स को एनसेड दी जा रही होती है फॉर पेन रिलीफ, उसकी वजह से जीआई ब्लीड हो सकता है, उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्रोनिक डिजीज़ होता है, और हेमोलिसिस की वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है 32-year-old banker presents with 2 months history of fatigue with generalized rashes and pain. He found joints very stiff in the morning and find it difficult to button up his shirt. He looks tired, unable to extend and flex his fingers fully. Both his knees are swollen, warm and tender. Gentle warts हैं, स्किन रैश है, स्केली लीजन्स हैं। ठीक है, और ओलिक्रिनोन प्रोसेस पर जो होती है ना, उसको नोड्यूल्स होते हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल्स, एक्सटेंसिव सर्फेसिस पर अभी हमने पढ़ा ना। ठीक है, एएनए नेगेटिव है। एएनए नेगेटिव इंडिकेट्स कि इसको एसएलई नहीं है। इस तरह के सिम्टम्स एसएलई में भी आते हैं, तो अगर आपको लिखा हो एएनए नेगेटिव है तो ये एसएलई नहीं है। यूरिक एसिड की वैल्यू दी हुई है, वो नॉर्मल है, इसका मतलब ये गाउट भी एज सच नहीं है, क्रोनिक गाउट नहीं है। ठीक है, और उसकी हिस्ट्री क्रोनिक है। ठीक है, और उसके अलावा जब आप देखेंगे तो एच बी उसकी एज कम्पेयर टू मेल एच बी जो नॉर्मल होती है कम है। सो दिस इज बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एज यूरिक एसिड लेवल इज नॉर्मल सो गाउट इज रूल्ड आउट, एएनए नेगेटिव सो एसएलई इज आल्सो रूल्ड आउट। हाउ विल यू मैनेज दिस केस? तो मैनेजमेंट वही है, डीमार्ट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 डैश स्कोर को देखते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है जी 35-year-old वुमेन, सेम चीज़ें। आरएफ फैक्टर एंड एएनए आर नेगेटिव। एएनए नेगेटिव है, एसएलई रूल आउट हो गया है। आरएफ फैक्टर मैंने आपको बताया था 70% में पॉजिटिव होता है, तो अगर इसमें पॉजिटिव नहीं भी आ रहा स्टिल, इससे आप ये नहीं कह सकते कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है। दिस इज बेसिकली सीरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें आरएफ फैक्टर नेगेटिव आता है। ठीक है, ट्रीटमेंट वही है। ट्रीटमेंट में आप क्या क्या फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को देखते हुए ट्रीटमेंट में चेंज लाते हैं। हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासेलाजीन और बायोलॉजिक्स ऐड कर देते हैं। बायोलॉजिक्स होते हैं एंटीबॉडीज अगेंस्ट साइटोकाइंस एंड अगेंस्ट दोज ऑटो एंटीबॉडीज़ जो कि डिस्ट्रक्शन कॉज करी होती हैं। ठीक है, उसके बाद है जी A 32-year-old female complains of early morning stiffness of small joints of hand। वही चीज़, डायग्नोसिस वही है। 4 स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करानी है। एक तो एंटी-सीपी है, एंटीबॉडीज़, आरएफ फैक्टर, एक्सरे, एमआरआई। आरएफ फैक्टर इज नॉट दैट स्पेसिफिक बट आप लिख सकते हैं। एक्सरे, एमआरआई, सीबीसी, सीआरपी, ईएसआर। लिस्ट 4 सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस टू दिस कंडीशन। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस में ब्रोंकियोलाइटिस, क्लेराइटिस, पेरिकार्डाइटिस एंड फैल्टी सिंड्रोम विच इंक्लूड्स स्प्लीनोमेगाली एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, उसके बाद जी आ जाते हैं, दैट वाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देन वी हैव ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में मैं बता चुकी हूँ, इसमें एल्डर एज होती है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स और डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, और आपके लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑडिबल क्रेपिटेशन होती हैं, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती। A 64-year-old comes to you for the evaluation of knee pain. He tells you that he had right, यहाँ पर ना इन्वॉल्वमेंट होती है इनकी, बट मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस की लार्ज जॉइंट्स होते हैं, वो यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, वो आपने ऐड कर लेना है। बट रिसेंटली इट हैज गॉटन वर्स। ही डिनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स एंड अदर जॉइंट पेन एक्सेप्ट फॉर हिज लेवर एंड लेफ्ट, सेकंड एंड थर्ड डिस्टल इंटरफेरेंशियल जॉइंट स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस है, क्रेपिटेशंस हैं। अब क्रेपिटेशंस सिर्फ इसका फीचर है, वो आरए में नहीं आता। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ स्वेलिंग, वार्मथ और एरिथीमा ऑफ द नी विच इंडिकेट्स देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। तो ये भी आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस का फीचर है। सो दैट्स हाउ यू विल डायग्नोज ऑस्टियोआर्थराइटिस। उसके बाद है जी इसकी ट्रीटमेंट बताई हुई है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिजियोथेरेपी है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पेन किलर है, स्टेरॉइड्स होते हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर।